Hello student, today we are going to study the genetics and in genetics सबसे पहले we will study the genetic terminology. What is genetic terminology? The terms which we use in study of the genetics such as gene, allele, locus, genotype, हेट्रोजाइगोट, होमोजाइगोट, फेनोटाइप्स, ये सब क्या होते हैं पहले इनको हम स्टडी करेंगे। फिर हमें ये पता चल आगे हम जेनेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है जीन। अगर हम जीन टर्म की बात करें तो टर्म जीन इज वर्ड दैट मेंडल नेवर नो। मेंडल को टर्म जीन के विषय में कुछ भी नहीं पता था। इन 1909 डेनिश जेनेटिक्स साइंटिस्ट थे जिनका नाम है विलहेल्म जॉनसन। इन्होंने पहली बार जीन टर्म का इस्तेमाल किया था। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उस समय जीन टर्म उनको नहीं पता था। वो डिफरेंट बात कर रहे थे, फैक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन जीन की बात उन्होंने नहीं की थी। तो अगर हम टर्मिनोलॉजी में बात करें तो जीन क्या होता है, एज ए डेफिनेशन क्या हम कह सकते हैं जीन के विषय में? अ जेनेटिक फैक्टर या रीजन ऑफ डीएनए दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन अ करेक्टरिस्टिक। किसी भी करेक्टर को किसी भी करेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए जो डीएनए का सेगमेंट होता है, एक पर्टिकुलर जीन को कोड करता है, वो एक करेक्टर को डिफाइन करता है। तो ये इसको हम जीन कहते हैं। मीन्स डीएनए में जो बहुत बड़ा सा डीएनए होता है उसमें कुछ एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो एज ए जीन काम करता है, और वो जीन जो है एक प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन किसी करेक्टर को डिफाइन करती है। तो जीन क्या है? एक टर्म है जीन, किसको दिया गया है? एक डीएनए है, डीएनए के किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे जो एक करेक्टर को डिटरमाइन करता है, तो ये जीन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है एलील। एलील क्या होता है? जो जीन होते हैं, जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स जो होते हैं, एक या दो हो सकते हैं, तो उनको हम एलील बोलते हैं। जीन के अल्टरनेट फॉर्म, जीन के दो फॉर्म हो सकते हैं, जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसे टर्म्स हमने पढ़े हैं, तो वो एलील कहलाते हैं। लोकस क्या होता है? लोकस स्पेसिफिक प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम ऑक्युपाइड बाय एन एलील, इसको हम बोलते हैं लोकस। जो एलील जहाँ पर क्रोमोसोम के जिस पोजीशन पे रहते हैं उसको हम एलील बोलते हैं। और जैसे हम नेक्स्ट इसमें देखें, यहाँ पर एलील आर और एलील स्मॉल आर, ये दिख रहा है आपको? एलील आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये दोनों एलील दिख रहे हैं। ये क्या है? ये जीन के जो है अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। और ये जो पर्टिकुलर लोकस यहाँ पर ब्लैक आप देख रहे हैं, ये ब्लैक पोर्शन और यहाँ पे वाइट पोर्शन, ये जो जगह है, ये प्लेस जो है, इसको बोलते हैं हम लोकस। तो ये नेक्स्ट है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? सेट ऑफ एलील्स पोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जब एक से ज़्यादा एलील्स रखता है तो उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। तो यहाँ जैसे ह्यूमंस में होता है, एक फीमेल से आता है, एक मेल से आता है, तो इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। कैपिटल आर ऐसे लिखते हैं, या कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे लिखते हैं। अब इसमें हेट्रोजाइगोट क्या होता है? एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पोसेसिंग टू डिफरेंट एलील्स एट अ लोकस। एक पर्टिकुलर पोजीशन जो क्रोमोसोम की है उसमें दो अलग अलग एलील हो तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगोट। अलग अलग एलील कैसे? एक स्मॉल आर हो और एक कैपिटल आर हो, या एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, तो ये दोनों एलील डिफरेंट हो गए हैं। जीन तो एक ही है लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म है। जैसे कैपिटल आर है, राउंड सीड को कोड कर रहा है, स्मॉल आर व्रिंकल्ड सीड को कोड करता है, लेकिन वो सीड के शेप को कोड कर रहे हैं। तो सीड का शेप एक करेक्टर है, उसके लिए एक जीन है, लेकिन उसमें दो अल्टरनेट एलील्स हैं, कैपिटल आर राउंड सीड के लिए और स्मॉल आर
व्रिंकल्ड सीड के लिए। अब दूसरा टर्म है होमोजाइगोट। होमोजाइगोट क्या है? एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पोसेसिंग टू ऑफ द सेम एलील्स एट अ लोकस। जब दो एलील जो हैं उनके होमोलॉगस क्रोमोसोम पर वो एक ही तरह के हैं, जैसे कैपिटल आर है और दूसरे में भी कैपिटल आर है, तो वो होते हैं होमोजाइगोट्स, स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो ये क्या है? होमोजाइगोट्स। इस तरफ फेनोटाइप की बात करें तो द अपीयरेंस आर मैनिफेस्टेशन ऑफ अ करेक्टर। जो जीन है वो जब प्रोटीन को कोड करता है और वो एक करेक्टर के फॉर्म में दिखाई पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं फेनोटाइप या ट्रेट, करेक्टर्स बोलते हैं। करेक्टर और करेक्टरिस्टिक्स एक एट्रीब्यूट या फीचर की बात कर सकते हैं। ये हो गए हमारे टर्मिनोलॉजी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम एक फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि क्या है व्हेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जो वन एलील इन कोट्स, ये यहाँ पर राउंड सीड के लिए एलील कैपिटल आर जो है, वन एलील इन कोट्स राउंड सीड्स एंड डिफरेंट एलील इन कोट्स व्रिंकल्ड सीड्स, ये स्मॉल आर व्रिंकल्ड सीड के लिए है। different alleles for a particular gene occupy the same locus। यहाँ पे लोकस की बात करें, लोकस क्या है? ये जो पोजीशन है, पोजीशन जो है ये जैसे ब्लैक में और यहाँ वाइट में जो पोजीशन है क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम में जो पोजीशन है जहाँ पर जीन है उसको हम बोलते हैं लोकस। जीन एग्जिस्ट इन डिफरेंट वर्जन कॉल्ड एलील्स। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि जीन जो है वो डिफरेंट वर्जन्स में रहता है जिसको हम एलील कहते हैं। अब आगे बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था और डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, और इन दोनों के बेसिस पे उन्होंने कुछ डिफिनीशंस बताई, कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकाले जो जेनेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। मेंडल ने किया क्या था पहले देखते हैं। मेंडल स्टार्टेड विथ 34 varieties of peas and spent 2 years selecting those varieties that he would use in his experiments। उन्होंने मेंडल ने क्या किया, उन्होंने 34 वैरायटी पी की, मटर जो होता है मटर पीज, उसकी 34 वैरायटीज़ इन्होंने सेलेक्ट की थी और 2 साल तक उन वैरायटीज़ को एक्सपेरिमेंट उन पे किया था। He verified that each variety was pure breeding. Pure breeding means homozygous for each test and that he choose to study। तो होमोजाइगस की ज़रूरत क्या है कि उसमें कोई मिक्स ना हो, कोई डिफरेंट एलील ना हो, तो उसको होमोजाइगस बोलते थे। और प्योर ब्रीडिंग, जैसे राउंड सीड का प्लांट है जिसमें राउंड सीड होते हैं, तो उन्होंने कई जनरेशन्स तक, कम से कम 3 जनरेशन तक, 2 या 3 जनरेशन तक लगातार उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया और देखा कि उसमें कोई नया करेक्टर डेवलप ना हो, तब उसको वो प्योर बोलते थे। तो प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस मीन्स उसमें दोनों एलील जो हैं वो सेम टाइप के होंगे। तो ये होमोजाइगस प्लांट्स उन्होंने सेलेक्ट किए। ये कैसे किया? बाय ग्रोविंग द प्लांट्स फॉर 2 जनरेशन एंड कन्फर्मिंग दैट ऑल ऑफस्प्रिंग्स वेयर द सेम एज देयर पेरेंट्स। He then carried out a number of crosses between the different varieties। अलग अलग varieties में उन्होंने different crosses किए। Although peas are normally self-fertilizing, each plant crosses with itself। उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होते हैं। मोनोसियस प्लांट होता है जिसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही में होते हैं, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। Mendel conducted crosses between different plants by opening the buds before the anther were fully developed and removing the anthers and then dusting the stigma with pollen for a different plant source from a different plant source। तो मेंडल ने किया क्या था? मेंडल क्या करते थे कि जो पी है, मटर का प्लांट है, उसमें जब बर्ड्स आती थी तो उस बर्ड्स को ओपन करते थे। बर्ड्स को ओपन करके मेंडल जो है बर्ड्स को ओपन करते थे और ये सीजर कैंची से, जैसे ये है इसको ये जब इसको फीमेल प्लांट डिनोट कर रहे हैं, इसमें करने से फीमेल प्लांट कैसे डिनोट करते थे, ये इस प्लांट जो है इसकी एंथर्स को कट कर देते थे उनके मैच्योर होने से पहले। तो क्या होता है? टू क्रॉस डिफरेंट वैराइटीज ऑफ पीज, मेंडल रिमूव द एंथर फ्रॉम द फ्लावर्स टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब इसके एंथर को अगर ये हटा देते हैं तो स्टिग्मा जो है उसमें कोई भी एंथर या पॉलन ग्रेन्स, एंथर से पॉलन ग्रेन नहीं पहुंचेगा, तो वो एज अ फीमेल प्लांट हो गया क्योंकि उसमें केवल स्टिग्मा ही बचा हुआ है,
केवल स्टिग्मा रहेगा तो फीमेल प्लांट ट्रीट हो गया, इसके एंथर काट देते थे। अब ये कर जब जब इनको दो डिफरेंट प्लांट को क्रॉस कराना होता तो किसी दूसरे प्लांट जिसको ये मेल प्लांट डिनोट कर रहे हैं उसके एंथर से पॉलन ग्रेन्स लेके ब्रश से लेते थे, ये ब्रश है, ब्रश से पॉलन ग्रेन्स लेके ये दूसरे जिसको उन्होंने फीमेल प्लांट जिसके एंथर काट दिए थे वो उसमें केवल स्टिग्मा है, उसमें ये डस्ट कर देते थे, ये पॉलन ग्रेन्स ये यहाँ पर स्टिग्मा में डस्ट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि इनको एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये कंट्रोल कर लिया इन्होंने कि हम इस प्लांट को फीमेल लेंगे और ये दूसरे प्लांट को एज ए मेल ट्रीट करेंगे। और उन्होंने फिर क्या किया, डस्टेड द स्टिग्मा विथ पॉलन फॉर डिफरेंट फ्रॉम अ डिफरेंट प्लांट, द पॉलन फर्टिलाइज्ड ओवा विच डेवलप इनटू सीड्स, द सीड्स ग्रीव इनटू प्लांट्स, ये इसमें सीड्स बनेंगे और सीड्स से प्लांट मिलेंगे। तो अब ये प्लांट क्या मैनिफेस्टेशन हो गया, जो जीन है उसका मैनिफेस्टेशन एज ए प्लांट आएगा तो वो हमें दिख जाएगा प्लांट में क्या चीज़ हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंडल बिगैन बाय स्टडिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे। दो क्रॉसेस मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस दोज बिटवीन पेरेंट्स दैट डिफर्ड इन अ सिंगल करेक्टरिस्टिक्स। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या शुरू किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लेते थे, ऐसे दो पेरेंट्स लेते थे जिनमें एक करेक्टर्स के लिए उनको एक्सपेरिमेंट कराते थे। इन वन एक्सपेरिमेंट मेंडल क्रॉस्ड अ प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस पी प्लांट फॉर राउंड सीड। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, राउंड सीड, राउंड सीड लिया विद वन दैट वाज प्योर ब्रीडिंग फॉर रिंकल्ड सीड। तो दो इन्होंने दो प्लांट जैसे लिए, इसमें एक होमोजाइगस है राउंड सीड के लिए और दूसरा रिंकल्ड सीड के लिए। और इस पेरेंट जनरेशन जो है इसको इन्होंने फर्स्ट जनरेशन डिनोट किया। द फर्स्ट जनरेशन, दिस फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ क्रॉस इज द पी जनरेशन। नाउ इसको क्या बोलते थे, पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स इन द पी जनरेशन आर F1। जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे इनके क्रॉस से जो जनरेशन हमें मिलेगी उसको हम क्या बोलते थे, फर्स्ट F1 या filial 1 जनरेशन। When Mendel examined the F1 generation of this cross, he found that they expressed only one of the phenotypes present in the parent generation. All the F1 seeds are rounds। यहाँ पे इन्होंने F1 जनरेशन को जब देखा तो उन्होंने देखा कि सारे जो जनरेशन बन रही है वो सब राउंड सीड की है F1 जनरेशन में। मेंडल ने इस तरह के करीब लगभग 60 एक्सपेरिमेंट किए इस तरह के क्रॉस के, और इससे उन्होंने पता लगाया कि क्या हो सकता है, कि आगे क्या है। अब इस क्रॉस से उन्होंने आउटकम्स क्या निकाले। F1 नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, F1 प्लांट्स अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज प्रोड्यूसिंग अ सेकेंड जनरेशन जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे F2 जनरेशन। अब F1 प्लांट को उन्होंने उसी प्लांट के एंथर और पॉलन को आपस में फर्टिलाइज कराया। बोथ ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम द पी जनरेशन इमर्ज्ड इन F2 जनरेशन। जो पेरेंट जनरेशन की दो करेक्टर्स थे, दोनों करेक्टर फिर से F2 जनरेशन में दिखाई पड़ने लगे। मेंडल ने काउंट किया 5474 राउंड सीड्स एंड 1850 रिंकल्ड सीड्स इन F2 जनरेशन। He noticed that the number of the round and wrinkled seeds constituted approximately a 3:1 ratio। मीन्स अगर टोटल 4 सीड्स हैं तो उसमें से 3 सीड्स राउंड के होंगे और एक सीड जो है विंकल्ड का होगा। मेंडल कंडक्टेड मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस फॉर ऑल 7 ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स दैट ही स्टडीड इन पी प्लांट्स। 7 करेक्टर्स उन्होंने स्टडी किया था। उन सारे 7 करेक्टर्स में उन्होंने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, और उन्होंने लगभग हर एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि हर एक एक्सपेरिमेंट में रेशियो जो आ रहा है F2 जनरेशन का वो 3:1 ही आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि होमोजाइगस यहाँ पे होमोजाइगस ये होमोजाइगस राउंड सीड लिया,
होमोजाइगस राउंड सीड ये पी जनरेशन में, पेरेंट जनरेशन जो होमोजाइगस रिंकल्ड सीड पेरेंट जनरेशन में, और मेंडल क्रॉस्ड टू होमोजाइगस मेंडल क्रॉस्ड टू होमोजाइगस वैरायटीज ऑफ प्लांट्स पी प्लांट्स, और इन्होंने क्रॉस करने के बाद इन्होंने देखा जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में ऑल द F1 सीड्स वेयर राउंड, ये सारे सीड्स कैसे हैं, राउंड है, ये सारे सीड्स राउंड से जितने भी दिख रहे हैं। अब इन सीड्स को इन्हीं सीड्स के प्लांट से सेम सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि उसी प्लांट के फ्लावर से एंथर ले जाए, उसी प्लांट के फ्लावर में स्टिग्मा हो, तो उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन खुद ही अपने ही एंथर से अगर वो, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराता है। तो यहाँ पे है कि मेंडल अलाउड प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम दीज सीड्स टू सेल्फ फर्टिलाइज। अब F2 जनरेशन में जब इन्होंने देखा तो राउंड जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 आउट ऑफ 4 मिले और रिंकल्ड 1 आउट ऑफ 4 मिले। तो रेशियो जो है 3:1 रेशियो, 3:1 रेशियो हर बार आ रहा था, जितने भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उन सब में यही सेम रेशियो आ रहा था। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्होंने आउटकम क्या निकाले, इनका आउटकम क्या था। पहला आउटकम इनका था मेंडल रीजन, इन्होंने एनालिसिस करी दैट F1 प्लांट डिस्प्ले द फेनोटाइप ऑफ ओनली वन पेरेंट। जो F1 प्लांट है, जो पेरेंट जनरेशन जो प्योर प्लांट्स है उनके क्रॉस के बाद F1 प्लांट बने, तो उनमें केवल एक टाइप का करेक्टर दिखाई पड़ रहा था, फेनोटाइप ऑफ वन पेरेंट। दे मस्ट इनहेरिट जेनेटिक फैक्टर्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स बिकॉज दे ट्रांसमिट बोथ फेनोटाइप टू F2 जनरेशन। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो F1 प्लांट है इसमें दिखाई तो एक पड़ रहा है, लेकिन इसमें होना दोनों चाहिए, दोनों के दोनों प्लांट होने के, दोनों प्लांट के करेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि वो F2 जनरेशन में फिर दिखाई पड़ने लगते हैं। द प्रेजेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स इन F2 could be explained only if the F1 plants possessed both round and wrinkled genetic factors that they had inherited from the P generation। तो अगर F1 प्लांट में दोनों करेक्टर्स नहीं होंगे तो F2 में आएंगे कहाँ से, इसलिए F1 प्लांट जो है उसमें दोनों पेरेंट के करेक्टर होने चाहिए, तभी तो वो अगले जनरेशन में जाएंगे। तो ये उन्होंने रीजन किया, तो ही कंक्लूडेड दैट ईच प्लांट मस्ट देयरफॉर पोसेस 2 जेनेटिक फैक्टर्स। तो इन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट हैं उनमें 2 जेनेटिक फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसी भी एक करेक्टर के लिए, किसी भी एक करेक्टर के लिए 2 किसी भी करेक्टर के लिए 2 फैक्टर्स होना जरूरी है। दूसरा कंक्लूजन इन्होंने क्या, सेकंड कंक्लूजन इनका क्या था, द मेंडल ड्रू फ्रॉम हिज मोनोहाइब्रिड क्लास वाज दैट 2 एलील्स, जो 2 एलील हैं इन ईच प्लांट, दोनों एक जो प्लांट है उसमें 2 एलील हैं, वो सेपरेट हो जाने चाहिए, सेपरेट व्हेन गैमिट्स आर फॉर्म, जब गैमिट बन रहे हैं, गैमिट फॉर्मेशन के समय वो अलग हो जाते हैं, और 1 एलील गोज इनटू द ईच गैमिट्स। एक 2 फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर क्या है, गैमिट जब बनता है तो गैमिट फॉर्मेशन के समय एक एक एलील एक गैमिट में चला जाएगा, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय दोनों पेरेंट से एक एक गैमिट साथ में आते हैं और जाइगोट बनाते हैं। When 2 gametes fuse to produce zygote, the allele from the male parents unites with the allele from female parents to produce the genotype of offspring. Thus, Mendel F1 plants inherited an R allele, capital R allele, from the round seed plant and small r allele from the wrinkled seed. However, only the trait encoded by round capital R observed in F1 जनरेशन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कैपिटल आर एलील है वो राउंड सीड वाले प्लांट से आ रहा है, तो एक कैपिटल आर F1 जनरेशन में पहुँचेगा और एक स्मॉल आर जो रिंकल सीड से आ रहा है वो भी इस F1 में पहुँचेगा। तो F1 में कैपिटल आर और स्मॉल आर ये 2 करेक्टर्स होंगे। Those traits that appeared unchanged in the F1 heterozygous offspring Mendel called dominant। तो मेंडल ने ऐसे ट्रेट जो F1 जनरेशन में बिना किसी परिवर्तन के दिखाई पड़ रहे हैं उनको डोमिनेंट बोलते हैं, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है F1 जनरेशन में उसको रेसेसिव बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप का आप देख सकते हैं कि
एक तो राउंड की बात कर रहे हैं और एक रेसेसिव की बात कर रहे हैं। तो डोमिनेंट कौन हो गया? जो जिनका करेक्टर्स F1 जनरेशन में दिखाई पड़ेगा, और जो नहीं दिखाई पड़ेगा वो क्या होंगे? रेसेसिव। तो दो तरह के पेरेंट्स करेक्टर्स हम देख सकते हैं, एक डोमिनेंट करेक्टर होता है, एक रेसेसिव करेक्टर। व्हेन डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील आर प्रेजेंट टुगेदर, जब दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो उस समय क्या होगा कि रेसेसिव वाला दिखाई नहीं पड़ेगा, जैसे कि F1 जनरेशन में हो रहा है। F1 जनरेशन में क्या डोमिनेंट वाला दिखाई पड़ रहा है राउंड सीट का, और रेसेसिव वाला नहीं दिखाई पड़ रहा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फोर्थ कंक्लूजन क्या था? टू एलील्स ऑफ एन इंडिविजुअल प्लांट सेपरेट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी इनटू गैमेट्स। जब गैमेट बनता है तो दोनों प्लांट्स में, जो प्लांट है, एक प्लांट है, उसमें जो एलील्स है उनमें सेपरेशन बिल्कुल प्रोबेबिलिटी सेपरेशन की बराबर होती है। व्हेन प्लांट्स ऑफ F1 कैपिटल R स्मॉल r प्रोड्यूस गैमेट्स, हाफ ऑफ द गैमेट्स रिसीव कैपिटल R। जैसे ये कैपिटल R स्मॉल r है, तो ये दोनों क्या बनेंगे? एक आधे जो है कैपिटल R रिसीव करते हैं और आधे स्मॉल r रिसीव करते हैं। तो ये जब गैमेट बनता है तो एक गैमेट में कैपिटल R वाले चले जाएंगे और एक गैमेट में स्मॉल r वाले चले जाएंगे। तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है बनने की हाफ होती है, आधे आधे दोनों बनेंगे। तो इसमें कैपिटल R राउंड सीड्स के लिए है और स्मॉल r रिंकल्ड सीड के लिए। तो जो F1 जनरेशन के कैपिटल R और स्मॉल r से जब सीड बनेगा तो आधे कैपिटल R वाले बनेंगे और आधे स्मॉल r वाले बनेंगे। तो द गैमेट्स देन पेयर्ड रैंडमली टू प्रोड्यूस द जीनोटाइप्स सच एज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R कैपिटल। ये क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी देखो तो कैपिटल R स्मॉल r एक साइड आप ऐसे लिख सकते हैं और दूसरे साइड आप लिख दीजिए इस कैपिटल R स्मॉल r लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी कैपिटल R यहाँ पर साथ में चले गया, कैपिटल R आ गया, यहाँ पे एक कैपिटल R इधर से आया और ये स्मॉल r आ गया, यहाँ पे कैपिटल R आया इधर से और ये स्मॉल r हो गया, ये स्मॉल r और स्मॉल r। तो ये चार तरह के बनते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल R ये पहला वाला बन गया, और ये इस कैपिटल R स्मॉल r ये वाले, और ये स्मॉल ये वाला जो है ये आपका स्मॉल r कैपिटल R, ये इधर से स्मॉल r लिया, ये वाला बन गया। दोनों सेम टाइप के स्मॉल r स्मॉल r। तो ये जो है हमारा बन गया, चारों गैमेट्स बन गए। तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्लियर होगी, बराबर प्रोबेबिलिटी होती है चारों गैमेट्स बनने की। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेन टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट इन अ जीनोटाइप ओनली द ट्रेट्स इनकोडेड बाय वन ऑफ देम डोमिनेंट एलील इज ऑब्जर्व्ड इन द फेनोटाइप। फेनोटाइप में कौन दिखेगा? केवल डोमिनेंट वाला दिखेगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। जो है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? स्टेट्स दैट ईच इंडिविजुअल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पोसेस टू एलील्स फॉर एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी कैरेक्टर के लिए कितने एलील होंगे? दो एलील होंगे। दीज टू एलील्स सेग्रीगेट व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड वन एलील गोज इनटू ईच गैमेट्स। फर्दर द टू एलील्स सेग्रीगेट इनटू गैमेट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे दोनों एलील जो है बराबर सेग्रीगेशन का प्रोपोर्शन उनको बराबर मात्रा में जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कंपेरिजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद मियोसिस स्टेजेस। सेग्रीगेशन जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है, मेंडल का ये फर्स्ट लॉ जो है ये क्या बताता है? सेग्रीगेशन है मेंडल का फर्स्ट लॉ। इसमें क्या है कि ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पोसेस टू एलील्स एनकोडिंग अ ट्रेट। मियोसिस के पहले जब क्रोमोसोम पेयर होते हैं तो उनमें एक मेल और एक फीमेल दोनों जगह से क्रोमोसोम आते हैं और होमोलॉगस पेयरिंग होती है। तो एक ही जीन के लिए दो एलील्स होते हैं, एक मेल का और एक फीमेल का। एलील सेपरेट व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म। जब गैमेट बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के समय जैसे टू एंड डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सारे क्रोमोसोम हैप्लॉयड हो जाते हैं, एक एक क्रोमोसोम जाएगा गैमेट में। तो जैसे हम लोगों में ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो गैमेट में केवल 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं, तो हाफ गैमेट्स होते हैं। तो वहाँ पे केवल एक एलील जाता है। तो ये होता है एनाफेज 1 के समय होता है। इसके बाद एलील सेपरेट इन इक्वल प्रोपोर्शन। सेपरेशन एनाफेज फर्स्ट में ही सेपरेशन होता है। सेपरेशन के समय इक्वल प्रोपोर्शन में आधे एक तरफ जाएंगे और आधे दूसरी तरफ जाएंगे। तो गैमेट जब फॉर्मेशन होता है तो
ये मियोसिस की स्टेज एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, आधे आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है नेक्स्ट स्टेज में। मेंडल का सेकंड नियम कहता है एलील्स आर डिफरेंट लोकाई सेपरेट इंडिपेंडेंटली। जो डिफरेंट लोकस पे एलील्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे पहला सेट है क्रोमोसोम का 1 1 डैश, एक मेल का एक फीमेल का, तो एक साइड में फीमेल का जा सकता है क्रोमोसोम, दूसरे साइड में मेल का जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि दूसरा क्रोमोसोम का जो सेट है उसमें भी उसी दिशा में जाए, दूसरे दिशा में जा सकते हैं। जिधर पहला वाला मेल गया था उधर दूसरा वाला फीमेल जा सकता है एक क्रोमोसोम। तो यहाँ पर रैंडम होता है प्रोसेस, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से कि पहला कहाँ गया है दूसरा कहाँ जाएगा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही।